लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। ये डिसीजन हर एक कश्मीरी की जो लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। हर जो आने वाली नस्ल है, ये जो डिसीजन आने वाला है आपका 11 दिसंबर का, ये किसी एक सियासी जमात का नहीं होगा, किसी फिरके का नहीं होगा, किसी तबके का नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जितने भी आने वाली नस्लें हैं उस पर इंपैक्ट होगा आपका। जो 370 आपको हिंदुस्तान के आइन में मिला था, उसका क्या मतलब था उस 370 का? जो आरजी इलाका आपका हिंदुस्तान से हुआ, उसमें क्या क्या शराइतों पे वो आरजी इलाका हुआ? जो 370 इन लेमैन लैंग्वेज में ये बताता हूं, 370 के हिसाब से आपका अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना सदर रियासत था, अपना झंडा था, अपना आइन था। उस आइन को खत्म किया गया, उस झंडे को एबॉलिश किया गया, वो प्राइम मिनिस्टर सदर रियासत को खत्म किया गया इन तमाम साजिशों के जरिए, और फिर 5 अगस्त को जितनी भी चीजें आपसे थी वो सब छीनी गई। उसी का जो डिसीजन है 11 दिसंबर को आने वाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हम सबसे पहले आपके जरिए अपील कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया की नजरें आपके सामने हैं। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि क्या आप कश्मीरियों से इंसाफ करेंगे, क्या जो फैसला है वो आप हक पे मुबन्नी होगा, कि आप भी बीजेपी के प्रेशर में आके कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी करेंगे। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात जो तारीख के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि जब 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया 370, तब आपका प्राइम मिनिस्टर था, तब आपका सदर रियासत था, तब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन था। ये राइट्स आपको हिंदुस्तान के आईन ने दिया है। ये कहीं पाकिस्तान से आपको नहीं मिला था 370, अमेरिका से नहीं मिला था, चीन से नहीं मिला था। इंडिया यूज्ड टू रिकॉग्नाइज कश्मीर एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये बात हम आपके जरिए बोलना चाहते हैं। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है केशव नंदा भारती केस में। जो केशव नंदा भारती केस आपको यह बोलता है कि एक सिंपल अमेंडमेंट क्या होता है एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 370 आपको हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने दिया था एज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें केशव नंदा भारती का जजमेंट आपको यह बोलता है इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप टिंकरिंग नहीं कर सकते हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में आप मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। वही चीज बीजेपी ने की है 5 अगस्त को, और उसकी मुखालिफत में हम आज तक खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तीसरी चीज जो इन्होंने की, आर्टिकल 3 की धज्जियां उड़ाते हुए, जो आर्टिकल 3 ये बोलता है कि एक स्टेट को बनाया जा सकता है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी, और फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी एंड अ स्टेट, बट अ स्टेट कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू अ लेवल ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। आज तक पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यह क्यों हुआ कश्मीर के साथ? ये सवाल हम बीजेपी की हुकूमत से पूछते हैं। कहां गया आर्टिकल 3, कहां गया फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का? यह सवाल हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं। अमित शाह ने परसों पार्लियामेंट में यह बात कही कि एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, कि एक मुल्क में 2 झंडे नहीं रह सकते। मैं अमित शाह से यह पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में आप लोग क्या कर रहे हैं? जो नागा पीस अकॉर्ड आपका हुआ है नागाज के साथ मणिपुर में, वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ आप बैठ के अलायंस बना रहे हैं, आप उनको झंडा दे रहे हैं। यहां तक कि नागाज ने यह बात पब्लिक में रखी है कि उनको पासपोर्ट्स अलग इशू किए जा रहे हैं, उनको एक झंडा दिया जा रहा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है, हत्ता कि वो यूएन मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। जब नागालैंड में यह हो रहा है, मणिपुर में यह हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में यह हो रहा है, तो कश्मीरियों के साथ आप इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं? जिन कश्मीरियों को सारे हकूक हिंदुस्तान के आईन ने दिए थे कि कश्मीर में अपना सदर रियासत था, अपना प्राइम मिनिस्टर था। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने गलत कही उस दिन पार्लियामेंट में, हम बदनसीबी से हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी वहां बैठे थे, मैं चाहता था कि वो कश्मीर के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते खड़े होते और अमित शाह को यह बताते कि जूनागढ़ में प्लेबिसिट हुआ। जब अमित शाह ने यह बात कही कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जब इलाक हुआ, वो इलाक कुछ शर्तों पे हुआ, तभी आपके पास आर्टिकल 371 A to F है, जो आसाम में भी है, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है। जब उनके लिए 371 लागू हो सकता है तो 370 के इतने मुखालिफ क्यों हैं आप? दूसरी और अहम बात जो मैं आप सब लोगों के जरिए इस कौम को बताना चाहता हूं, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी मजहब की, किसी फिरके की जंग नहीं है। यह आपकी आने वाली नस्लें ये याद करेगी किस तरह खामोशी में आप, किस तरह गफलत में आप पड़े हुए थे जब आपका सब कुछ छीना जा रहा था, जब आपके इज्जत और वकार पे जो है वो जख्म लगाए जा रहे थे और आप खामोश तमाशाबीन की तरह खड़े थे। आप सब लोग वाकिफ होंगे कि किस तरह बीजेपी ने यह मंसूबा बनाया है कि 11 अक्टूबर को अगर ये रिजल्ट आएगा, 11 दिसंबर को जब ये रिजल्ट आएगा, तो बीजेपी का यह प्लान है कि दोबारा जिस तरह इन्हें 5 अगस्त को तमाम महसूल कर दिया कश्मीर को, आपका इंटरनेट बंद कर लिया, आपकी फोन लाइंस बंद की, दोबारा ये आपके लीडरों को जेल भर रहे हैं।
और मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की हैसियत से एज चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, वी विल नेवर रन अवे फ्रॉम कश्मीर। यह हमारा मरकज है। इस जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तान हर गली कूचे में है। मैं बीजेपी को यह बात वाज़ेह तौर कर दूं, हम जेल जाने से नहीं डरेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कश्मीरियों की इज्जत और वकार के लिए हम कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आ जाए। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह 5 अगस्त के बाद इन्होंने बी टीम्स बनाई, और मैं कश्मीरी कौम को आपके जरिए यह बावर कर दूं, अभी जब हमारी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे यह बताया गया है कि बीजेपी का रविंदर रैना भी यहां आया है, और बदनसीबी से कुछ मीडिया वालों ने वो तरजीह दी है बीजेपी को। ये किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो कौम नहीं होती हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फिर उसकी सजा है। ये मैं इस कौम से कहना चाहता हूं, अगर अपनी इज्जत और वकार के लिए आज खड़ा नहीं होगे, अगर आज पीसफुली जदोजहद नहीं करोगे, आज पीसफुली बीजेपी का मुकाबला नहीं करोगे, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। ये जंग किसी एक सियासी पार्टी की नहीं है। ये जो तमाम बी टीम्स इन्होंने बीजेपी की यहां बनाई है, ये सब बड़े मुंतजिर है कि कब 11 दिसंबर का दिन आए, कब जो है हमारे से नाइंसाफी दोबारा हो, और कब जो कश्मीर की तमाम जो क्रेडिबल पॉलिटिकल आउटफिट्स है उनको दोबारा जेल में भरा जाए, ताकि फिर वो दौर रिपीट किया जाए जिस तरह 1953 में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया और बख्शी गुलाम अहमद, मीर सादिक, मीर जाफरों को हमारे ऊपर नाफिज किया गया। वो दौर दोबारा ये मंसूबे बना रहे हैं कि वो दौर आए। मैं आपके जरिए कह रहा हूं, अल्लाह ने जितनी देर तक हमें सकत दी थी, चाहे हम 3 थे, 300 थे, 3000 थे, जितने भी थे, हमने जदोजहद की, इस कौम की इज्जत और वकार के लिए आखिरी दम तक लड़ा, और इंशाअल्लाह हम बीजेपी का आगे भी मुकाबला करते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिजल्ट आ जाए। मगर मैं इस कौम की गैरत से आज सवाल करता हूं, याद करो 313 थे तुम बदर के मैदान में, आगे 1000 का लश्कर था। याद करो जंगे यरमूक में जब पहली बार फतेह बैतुल मुकद्दस हुआ, तुम्हारे कमांडर कौन थे? सैयदना खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे कमांडर थे। दूसरी तरफ अबू उबैदा इब्ने जर्राह रहमतुल्लाह अलैह थे, वो तुम्हारी कौम की क़यादत करते थे, उस जैसे लीडर। और तब जाके कौम जो है वो अजमत पाती थी इन जैसे जालिमों और जाबिरों पे। मैं अपनी कौम से ये कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप तशद्दुद करो, मगर जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अगर हमारे से खिलाफ जो आता है, कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के खिलाफ अगर कोई डिसीजन आएगा, यह जिम्मेदारी सिर्फ पीएचडी की नहीं है, यह जिम्मेदारी सिर्फ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की नहीं है, यह कश्मीर के फर्दन हर जनो मर्द, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है कि हम रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए। हम इस रिव्यू को जरूर कॉल करें अगर हमसे दोबारा नाइंसाफी हुई, क्योंकि यह हमारे आज की जनरेशन की बात नहीं है, कल को आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी अगर आज हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे जम्मू कश्मीर के साथ। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, चाहे हम जेल चले जाए, चाहे जो भी हमारे साथ जो इंतकाम लेना हो बीजेपी को या उसकी मुंसलिक जमातों को, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, वो गलती ना करे जो 87 में की। किसी भी इलेक्शन में कोई बायकॉट नहीं होगा। मैं आपके जरिए कश्मीर की कौम को यह बात बता दूं, आने वाले हर इलेक्शन में यह आप पर फर्दन हक है कि आप बीजेपी और के तमाम एजेंटों को जम्मू कश्मीर से बाहर फेंके। जिन लोगों ने मजालिम आप पे डाले, जिन लोगों ने बच्चों के हिजाब पे बैन लगाया, जो लोग इस्लाम मुखालिफ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है, उनके पार्टी के लीडरों ने बेहुरमती की है तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं आपको वास्ता देता हूं ईमान का पहले, और अपने गैरत और अपने किरदार का। हमारा जितनी देर तक अल्लाह को इम्तिहान लेना था उन्होंने ले लिया। 11 दिसंबर कोई छोटी तारीख नहीं है, यह तारीख आपके आने वाली नस्लों पर असर रखेगी। मैं आपसे वही इल्तिजा करता हूं, पीसफुली यू विल ऑल हैव टू गैदर, politically you will have to mobilize, legally you will have to fight this court in the Honorable Supreme Court of India. Thank you very much.